Hello everyone and welcome back to my playlist of general embryology and today we are going to start chapter number 9 from Langman's Embryology और ये chapter है discussing birth defects and prenatal diagnosis. So it's going to be a very important chapter because exam के लिए भी important है और आपकी अपनी clinical practice के लिए भी because there are many babies which are born with congenital defects. तो उनकी causes आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी drugs हैं, कौन से ऐसे chemicals हैं, कौन से exposures हैं जिनकी वजह से द बेबी कैन हैव बर्थ डिफेक्ट्स और उनकी डायग्नोसिस किस तरह की जा सकती है, कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करके प्रीनेटल डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि अगर आप टाइमली डायग्नोज कर लें सो सम ऑफ देम कैन एक्चुअली बी प्रिवेंटेड. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं. बर्थ डिफेक्ट्स. बर्थ डिफेक्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जेनाइटल malformation and congenital anomaly. So these are all the synonymous word. आप birth defect कहिए या congenital malformation कहिए या congenital anomaly कहिए, these are all the same different terminologies for the same thing actually. इसीलिए यहाँ लिखा है कि they are synonymous terms. They are used to describe structural, behavioral, functional and metabolic disorder. So it's a range of problem. So birth defects का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि physically कोई चीज़ बनी नहीं है या कोई physical defect नज़र आ रहा है. It can actually be a behavioral issue. यानी दिखने में all the organ structure will have been formed very very normally, जैसे बाकी आप normal child में expect करेंगे. Structurally सब सही होगा लेकिन functional कोई मसला हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक इशू हो सकता है, कोई बिहेवियरल इशू हो सकता है. सो दैट इज द रेंज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स दैट अ चाइल्ड कैन प्रेजेंट विद. ओके, नाउ टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इज नोन एज टेराटोलॉजी. सो टेराटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. Okay, teratos means monster, so a production of a monster is what they call if there is any birth defect. So teratology is the study of birth defects. Okay, and dysmorphology, so this is the same thing, so either you call it dysmorphology or teratology, although teratology is more commonly used. Okay, now major structural anomalies occur approximately 3% of the live-born infants, and birth defects are a leading cause of infant mortality, accounting for approximately 25% of infant death. So this is something important. ये numbers important इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी considerably high numbers हैं. 3% of live birth is a big number actually. हर 100 में से 3 बच्चों को कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट है और उसकी वजह से डेथ बहुत कॉमन है. सो इन्फेंट डेथ्स, अगर 100 डेथ्स की हम बात करें तो उन 100 डेथ्स में से 25% यानी 25 डेथ्स जो हैं दे आर बिकॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट. सो ये इसका स्पेक्ट्रम है, ये इसका मैग्नीट्यूड है इंपॉर्टेंस का. ओके, दे आर द 5th लीडिंग कॉज ऑफ एयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट. ये एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, एयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट. यानी अब इसको मैं आसान ज़बान में अगर आपको समझाऊं, से फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज़ रीच्ड एन एज ऑफ 30 ईयर्स और 30 साल में, इसको ऐसे समझो यार, कभी कभी होता है ना 30 साल के हो गए, पीछे ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, किसी से दिल लगाया, किसी से प्यार हुआ, किसी से नफरत हुई, XYZ, और आप 30 साल की उम्र में आके कहते हैं यार मैंने अपने ज़िंदगी के वो 5 साल ज़ाया कर दिए जो मैंने उसके साथ गुजारे, समथिंग लाइक दैट यू नो. तो वो जो 5 साल ज़ाया हुए जो अब आप सोच रहे हैं, दीज आर द नंबर्स ऑफ ईयर्स लॉस्ट, नंबर्स ऑफ ईयर्स पोटेंशियली लॉस्ट. ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है बर्थ डिफेक्ट के साथ. ये टर्म हम यूज़ करते हैं कि इफ़ समबडी हैज़ लिव्ड अप टू द एज ऑफ 30 फॉर एग्जाम्पल, so इस 30 year में they have not lived their full life. Some number of years have been lost because of their disabilities. Okay, so they're the 5th leading cause of years of potential life lost prior to the age of 65 and a major contributor to disabilities. They are also non-discriminatory. Now that is one thing which I like very much about this chapter. यहाँ जो लाइन लिखी है देखें, नेचर ने, इससे एक बात और ये साबित हो रही है कि नेचर ने हम सबको कितना सिमिलर बनाया है, कितना एक जैसा बनाया है कि एम्ब्रियोलॉजी के जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं दे आर, इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं दे आर सेम फॉर एशियंस, Africans, Americans, Latin Americans, whites and Native Americans. So birth defects ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रेस में ज़्यादा हैं, किसी एक पर्टिकुलर, नेचर ने हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस एक जैसी रखी है और वो एक जैसी एम्ब्रियोजेनेसिस की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स का रेशो इन सब में एक जैसा है. लेकिन जो बाकी की डिजीजेज होती हैं, से फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, से फॉर एग्जांपल कैंसर्स, यानी जहाँ एक दफ़ा इंसान पैदा हो गया उसके बाद के डाइटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स
और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है कि कहीं किसी मुल्क में CVD ज़्यादा हैं, कहीं किसी मुल्क में कैंसर ज़्यादा हैं, कहीं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं। ये सब कहानी जो डिफरेंस की कहानी है वो इंसान के पैदा होने के बाद की है। पहले पहले नेचर ने जो सिस्टम रखा है एम्ब्रियोजेनेसिस का, बर्थ डिफेक्ट का रेशियो सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। सो ब्यूटीफुल है ना। नाउ द कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। दे कैन बी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं दे कैन बी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 15% ऑफ टोटल बर्थ डिफेक्ट्स। दे कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेरिक फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर अबाउट 30%, एंड दोज caused by an interaction of the environment and person's genetic, यानी multifactorial. So multifactorial is the most common one, which is about 55% of all the birth defects. Okay, so ये तीन major categories हैं: environmental causes, genetic causes, and a mixture of multiple causes. Okay, so these are the three most common causes of birth defects. Minor anomalies अगर in approximately 15% of the newborn. So ये जो हम बात कर रहे हैं, these are all the major structural problems. लेकिन in children there are also minor anomalies. 15%, it's a big number. Okay, these structure abnormalities such as microtia. So for example, some may have small ears, some may have some pigmented spots, they may have short palpebral fissures eye में, are not themselves detrimental to health. So they are not very dangerous for health, यानी इससे life or death का matter नहीं होगा, but anyways they are minor anomalies. For example, infants with one minor anomaly have a 3% chance of having a major malformation. Those with 2 minor anomalies have a 10% chance, and those with 3 minor anomalies may have a chance of about 20% कि उनमें कोई और serious problem भी हो. So basically जो minor anomalies हैं itself they are not detrimental to health, they are not very very dangerous, but if they are more than one they indicate कि कोई और major anomaly body में हो सकती है कहीं. So they are kind of indicative. Therefore the minor anomalies serve as clues for diagnosing some more serious underlying defects. Okay, so far so good. In particular, air anomalies are easily recognizable indicator of other defects and are observed in virtually all children with some syndromic malformation. So bottom line ये है कि अगर कोई visible minor anomaly है तो actually one should worry and look for some major syndrome inside. Okay, so उन babies का एक proper investigating checkup होना चाहिए, diagnostics होनी चाहिए ताकि पता लगे कोई और major problem तो नहीं है. Now the next heading is types of abnormalities. Now many malformations occur during formation of structures. For example, during the period of organogenesis that extend between 3rd to the end of the 8th week of gestation. मेरी अगर आप जनरल एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखें तो उसमें हमने वीक वाइज लैंगमैन के चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं. हमने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, फिर उसमें देयर वाज अ टाइम व्हेन वी डिस्कस्ड 3rd to the end of the 8th week of gestation, जिसमें मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है. नाउ दिस इज द टाइम व्हेन if anything goes wrong structures will be produced, and that is what we call the area of malformation. So most of the malformations occur in this area. इसीलिए हम कहते हैं कि जो organogenesis का time period है that is very critical in formation of all the organs. और अगर इस time period में कोई भी carelessness होती है in terms of taking the drugs जो नहीं लेनी चाहिए या exposure to the radiations, तो that is the critical time जिसमें birth defects हो सकते हैं. Okay, और वो जो birth defects हैं they may result in either complete or partial absence of a structure or in alteration of its normal configuration. So this is very important. इस time period में अब आपने embryology काफ़ी सारी discuss कर ली है. We have discussed general embryology के almost सारे chapter मैंने करा दिए हैं. इवन स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी जो सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी है उसके कई सारे चैप्टर्स हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं. सो आपने देखा है कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि किस तरह एक एम्ब्रियो जो पहले एलोंगेट होता है, फिर उसमें फोल्डिंग्स होती हैं, फिर एक पर्टिकुलर पार्ट ग्रो करता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. सो उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी इशू होगा तो देयर विल बी malformations. Okay, malformations are caused by either environmental or genetic factors or multiple of them. ये भी हमने बात डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले. Teratogenic insults prior to 3rd week were thought to follow the all or none principle. Now that's an important concept as well. Either the embryo completely died if there was a malformation insult before 3rd week, और द इंसल्ट वॉज नॉट इनफ, देयरफॉर देयर वर नो इल इफेक्ट्स. क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूँ
3rd वीक से लेके 8 वीक का जो टाइम पीरियड है, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड. अगर इससे पहले कोई इंसल्ट होती, इंसल्ट का मतलब क्या है? इंसल्ट का मतलब है कोई दवाई ले ली, कोई ड्रग ले ली, या रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जिस पर फीटस एक्सपोज हुआ बिफोर 3 वीक्स. अब 3 वीक्स से पहले अगर जो एक्सपोजर है, या तो वो इतना सीवियर होगा कि देयर विल बी डेथ एंड देयर विल बी नो ऑर्गेनोजेनेसिस और फुल टर्म प्रेगनेंसी होगी ही नहीं. सो या तो ये हो जाएगा, देयर विल बी डेथ, इसलिए उन डिफेक्ट्स का पता ही नहीं चलेगा. या अगर बेबी प्रोड्यूस होगा आगे, यानी 3 हफ्ते से पहले अगर कोई इंसल्ट है, तो वो बेबी नॉर्मल कोर्स ले रहा है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम हैपनिंग, तो इसका मतलब ये है कि जो 3rd वीक से पहले इंसल्ट हुई थी, दैट इज नॉट पावरफुल इनफ टू कॉज एनी malformation. लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर कोई इंसल्ट होती है, सो दैट इज यूजुअली पावरफुल इनफ टू एक्चुअली लीड टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी. ओके, सो द पॉइंट इज 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का जो विंडो है, दैट्स अ सीरियस विंडो. इससे पहले अगर कोई मालफॉर्मेशन के लिए इंसल्ट है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर है या कोई केमिकल एक्सपोजर है, तो या तो देयर विल बी अबॉर्शन एंड द बेबी विल बी लॉस्ट, बेबी डेवलप ही नहीं होगा, या वो डेवलप हो जाता है और वो इंसल्ट इतनी स्ट्रांग नहीं होती. ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि 3 to 8 वीक्स इज द क्रिटिकल टाइम पीरियड. Although this tenet holds true for most of the insults, this is okay, no problem. लेकिन यहाँ अब एक कॉन्सेप्ट और ये थ्रो कर रहे हैं, and that concept is also important to discuss. यहाँ बात ये हो रही है कि 3rd से 8th वीक का टाइम यूजुअली कहा जाता है कि इज़ द क्रिटिकल टाइम. इस टाइम में अगर कोई भी एक्सपोजर या कोई भी इंसल्ट है, कोई रिस्क फैक्टर है, तो प्रॉब्लम हो सकता है बेबी में. लेकिन एक्चुअली 100% ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता. यानी देर आर ऑल्सो सम इवेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 वीक से पहले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सिस ओरिएंटेशन, एक्सिस फॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो की ये जो एक्सिस फॉर्मेशन है, इट बिगिंस लेट इन द 1st वीक. यानी ब्लास्टोसिस स्टेज पर 1st वीक में अगर कोई इंसल्ट होगी तो एक्सिस फॉर्मेशन डिस्टर्ब होगी और इससे भी क्रेनियोकॉर्डल एंड लेफ्ट राइट एक्सिस डिफेक्ट्स हो सकते हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि अगर 3rd वीक से पहले कोई इंसल्ट है तो कोई मसला ही नहीं है, होने दो, नहीं, ऐसा भी नहीं है. दैट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हाउएवर वी से कि मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिक जो डिफेक्ट्स हैं वो इस पीरियड में एक्सपोजर की वजह से होते हैं. ठीक है, राइट. Therefore, the critical period for causing most structural birth defect extend actually from fertilization through the 8th week. तो शुरू के जो 8 वीक है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर डिफेक्ट्स इस टाइम पीरियड में, लेकिन फर्टिलाइजेशन से यहाँ तक का सारा टाइम इंपॉर्टेंट है. ओके, इन दिस पीरियड फॉलोइंग द 8th week until birth, structural defects do not often occur following a toxic insult. यानी once 8 वीक का टाइम पास हो गया तो एक्चुअली मतलब कॉमनली कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं होता किसी टॉक्सिक इंसल्ट से. हाउएवर डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, लेकिन ये 100% ऑफ द केसेस में नहीं है. मोस्ट कॉमन ये टाइम पीरियड है. बर्थ से टाइम भी इंपॉर्टेंट है. आगे के टाइम पे डिफेक्ट्स कम होते हैं अगर कोई इंसल्ट हो गई, तो ये जनरल रूल्स है. Okay, now disruptions result in morphological alterations of already formed structures and are caused by destructive processes. अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए. एक ऑर्गन फॉर्म हो गया, फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब बन गया, उसकी पूरी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन बाद में एमनियोटिक बैंड बन गया और इस एरिया में कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गई. सो जो एमनियोटिक बैंड बना है वो ऑर्गन के बनने के बाद उसने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया है. तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस को कहते हैं डिसरप्शंस. ठीक है, और बाज़-औक़ात एक बहुत कॉमन एबनॉर्मैलिटी है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स लिम्ब डिफेक्ट. इसमें ये होता है कि लिम्ब बन जाता है, जो थाई बन गई और उसके नीचे लेग का पोर्शन एंड देन द फुट रीजन, ये पूरा डेवलप हो रहा होता है. अचानक सडनली व्हाट हैपेंस कि एक पर्टिकुलर एरिया पर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रेस हो जाती है किसी वजह से, और जो ब्लड सप्लाई का डिस्टल पार्ट है वो सारे का सारा डीजेनरेट हो जाता है. सो द बेबी इज बॉर्न विद द डिफेक्ट लाइक सिर्फ थाई है और लेग नहीं है. दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स लिम्ब डिफेक्ट्स. सो सच प्रोसेसेस जिसमें एक दफ़ा ऑर्गन बन गया है और बनने के बाद उसमें कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ है, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं डिसरप्टिव प्रॉब्लम्स, डिसरप्शंस. ओके, right, such as amniotic bands, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई. Then there is another terminology which is called deformation. It results from mechanical forces that mold a part of the fetus over a prolonged period. For example, club feet are caused by compression in the amniotic cavity. So because of mechanical compression there can be deformations. Okay, syndrome is the terminology which is used for a group of anomalies occurring together that have a specific common cause. यानी for example हम एक word use करते हैं डाउन सिंड्रोम.
सिंड्रोम. हमें पता है कि डाउन सिंड्रोम में देयर इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एट 21 क्रोमोसोमल पोजीशन. 2 क्रोमोसोम होने चाहिए लेकिन उसकी जगह कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 3. सो दिस इज द कॉमन कॉज कि ट्राइसोमी 21 है. एंड देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस प्रेजेंट इन द पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम. तो उन सबको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? सिंड्रोम. सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मैलिटीज विद अ कॉमन कॉज. ओके. अच्छा, दूसरा एक और वर्ड यूज हम करते हैं, एसोसिएशन. एसोसिएशन में यूजली ये होता है कि मल्टीपल एनॉमलीज होती हैं लेकिन उनकी कॉज नेसेसरली सिमिलर नहीं होती. एक्चुअली उनकी कॉज हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड लेकिन डिजीजेज आपस में एसोसिएटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेक्टरल एसोसिएशन. सो वेक्टरल एसोसिएशन के जो पेशेंट हैं उनमें वर्टिब्रल एनॉमलीज भी होती हैं, उनमें एनल एट्रीजिया भी होता है, कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, देयर इज रीनल एब्नॉर्मैलिटी, लिम्ब डिफेक्ट्स. तो ये सब एसोसिएटेड हैं. यानी अगर मुझे एक पेशेंट मिलेगा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की एब्नॉर्मैलिटी है तो आई विल थिंक कि उसमें एनल एट्रीजिया भी हो सकता है, उसमें कार्डियक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें रीनल प्रॉब्लम, लिम्ब, बिकॉज दे आर ऑल एसोसिएटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वेक्टरल एसोसिएशन. लेकिन हमें ये नहीं पता कि वर्टिब्रल एब्नॉर्मैलिटी किस कॉज से हुई है और उस कॉज का एनल एट्रीजिया के साथ क्या ताल्लुक है. सो दे आर ऑल डिफरेंट इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स हैं बट दे आर ऑल यूजुअली सीन टुगेदर. Because they are seen together, they are known to be associated with each other. जबकि सिंड्रोम में ये होता है कि they are usually from a common cause. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में ये सारी टर्म्स पूछते हैं कि how do you think a syndrome is different from an associative disorder? What do you think is a deformation? What do you think is a disruptive disorder? Disruption. ये सब टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है और ये टाइम पीरियड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ ये ग्राफ बनाया है, अब ये देखें, दिस इज द एम्ब्रियोनिक पीरियड फ्रॉम 3rd to 8th वीक ऑफ जेस्टेशन. और ज़्यादातर बर्थ डिफेक्ट्स आपको देखें इसी एरिया में मिलेंगे. रिस्क एक्सपोजर अगर इस टाइम पीरियड में होगा तो हाईएस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स आर सीन इफ द बेबी इज एक्सपोज्ड टू इंसल्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड. ओके, विद दिस अब हम बात करेंगे what are the important factors जिनकी वजह से birth defects हो सकते हैं. मैंने आपको बताया they can be environmental factors, they can be genetic factors, they can be multiple of combination of these different factors. तो कुछ important factors जो literature में well reported हैं उनके बारे में अब discussion start करते हैं. Let us start discussing environmental factors which are associated with birth defects. Now until early 1940s, so देखें we are today living in 2023 और 1940s तक ये कॉन्सेप्ट था, नॉट टू फार अवे फ्रॉम टुडे एक्चुअली, a few decades. ये समझा जाता था कि जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स हैं दे आर ऑल कॉज्ड ओनली बाय द जेनेरिक फैक्टर्स, कि उस बेबी के कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है. लेकिन फिर हुआ ये कि देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रेग, उसने रुबेला यानी जो जर्मन मीजल्स है रुबेला, उसका एसोसिएशन बताया कि अगर रुबेला का इन्फेक्शन हो जाता है मदर को ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी देन इट इज़ पॉसिबल कि जो बेबी उस प्रेग्नेंट फीमेल को पैदा होगा उसमें देयर विल बी एब्नॉर्मैलिटीज इन द एम्ब्रियो. सो दैट वाज काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन जर्मन मीजल्स यानी रुबेला एंड बर्थ डिफेक्ट्स. तो यहाँ से पता लगा कि भाई सिर्फ जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है बर्थ डिफेक्ट्स करने के लिए, कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें भी हैं सच एज द इन्फेक्शन. यहाँ से बेसिस बनी. फिर उसके बाद 1961 में there was Lenz who linked limb defects to a sedative drug which is thalidomide. फिर thalidomide जो है वो it is one of the earliest known teratogens. Teratogens वो सारे chemicals होते हैं या वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं. सो थैलिडोमाइड वाज वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट रिपोर्टेड टेराटोजेंस. कहानी स्टार्ट हुई थी रुबेला से. सो रुबेला की इंपॉर्टेंस है इन आइडेंटिफाइंग के इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं. फिर लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट किए जाहिर है और वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स करवा सकती हैं. वन ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल वॉज रिपोर्टेड अर्लियर ऑन इज थैलिडोमाइड. अच्छा, अब ये जो हेडिंग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग बिकॉज यहाँ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस हो रहे हैं ऑफ टेराटोलॉजी. टेराटोलॉजी मतलब बर्थ डिफेक्ट फॉर्मेशन. ओके, नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू प्रोड्यूस बर्थ डिफेक्ट हैव बीन डिफाइंड एंड सेट forth as principles of
teratology. They include, ये एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटन एग्जाम में भी ये पूछते हैं कि इनलिस्ट मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ टेराटोलॉजी, और वाइवा का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टेराटोलॉजी क्या हैं. सो देयर आर सम जनरल रूल्स. ओके, हर गेम का एक जनरल रूल होता है, इसी तरह टेराटोलॉजी का भी एक जनरल रूल है, और वो देखते हैं क्या है. ससेप्टिबिलिटी to teratogenesis depends on the genotype of the conceptus. Conceptus मतलब embryo, and the manner in which this genetic composition interact with the environment. The maternal genome is also important with respect to drug metabolism, resistance to infection, and other biochemical and molecular processes that affect the conceptus. Conceptus मतलब zygote, conceptus मतलब developing embryo. इस point का मतलब क्या है? The first rule of the first principle of teratology is the fact कि even if somebody is exposed to an insult, इंसल्ट का मतलब हो सकता है रेडियोलॉजी, यानी कोई रेडिएशंस हैं, देयर आर रेडिएशंस जो कि जिस पर बेबी एक्सपोज हो गया है. इट कैन मीन केमिकल्स, यानी देयर आर ड्रग्स और केमिकल्स जो मदर ने ले लिए तो बेबी एक्सपोज हो गया. एक बात सुनो, हर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो रेडिएशन या केमिकल से एक्सपोज होगा ज़रूरी नहीं है कि उसको बर्थ डिफेक्ट्स डेवलप हों. नाउ दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. माना ये जाता है कि हम सब की जो जीन्स हैं, ऑल्दो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर सेम है, लेकिन जेनेटिक पैटर्न्स और हमारी जेनेटिक कैपेसिटीज़ डिफरेंट हैं, जिसका मतलब ये है कि इफ़ देयर इज़ अ बेबी कॉल्ड बेबी ए, उस बेबी का जेनेटिक मेकअप जो है वो ड्रग्स को अलग तरीके से हैंडल करेगा, और बेबी बी का जो जेनेटिक मेकअप है वो ड्रग्स को अलग तरीके से हैंडल करेगा. सो देयर आर चांसेस कि दोनों बेबीज़ को सिमिलर एक्सपोजर मिले रिस्क फैक्टर का, केमिकल्स का, रेडिएशंस का, और इनमें से एक बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स हो जाएं और एक बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स ना हो. सो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. तो ये पहला रूल है यहाँ पे कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द कंसेप्टर्स, ऑल्सो द जीनोटाइप ऑफ द कंसेप्टर्स, ऑल्सो द जीनोटाइप of the mommy. Because say for example, if there is a baby, this baby for example, and this baby is developing in the uterus of a mommy, or wo mommy is exposed to radiations and chemicals, but the mommy is metabolizing the drugs in a different way so that they are not harmful to the baby. So the genetic composition of the developing embryo as well as the genetic composition of the mommy, they both determine कि बर्थ डिफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे. ऐसा हमारी मेडिसिन में बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी दिस इज़ ट्रू. फॉर एग्जांपल, वी आर ऑल एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर नहीं होता. एंड दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज अगर आप सोचें कि कितनी सारी रेडिएशंस हैं, कितने सारे केमिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हर किसी को कैंसर होने लग जाता तो कैंसर वुड हैव बीन अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर. लेकिन थैंक गॉड ऐसा है नहीं. रीज़न कि हम सब के जेनेटिक मेकअप्स डिफरेंट हैं. मेरा एक प्रोफेसर होता था ऑन्कोलॉजी का, वो हमेशा एक जुमला कहता था कि इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट कैंसर यू शुड हैव अ बैड जेनेटिक मेकअप. और बैड जीन्स का बेसिकली मतलब ये है कि द जेनेटिक कंपोजिशन इज डिफरेंट टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसल्ट्स. ओके, सो जीनोम पे ये सारी कहानी डिपेंड करती है. इट्स नॉट लाइक कि टेराटोजेनिक एक्सपोजर हो गया तो लाजमी तौर पर बर्थ डिफेक्ट्स होंगे. आई मीन आपने अपनी लाइफ में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कई केसेस ऐसे देखेंगे कि पेरेंट्स आके बताएंगे यार हमने तो वो ड्रग ले ली थी गलती से, हमने तो वो ड्रग ले ली थी, और वो परेशान होते हैं कोई बर्थ डिफेक्ट हो तो नहीं गया. लेकिन इट ऑल यूजुअली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप. ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक्सपोजर से कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट हो ही जाए. ओके, सो दैट्स प्रिंसिपल नंबर 1 ऑफ टेराटोलॉजी. व्हाट इज प्रिंसिपल नंबर 2? Susceptibility to teratogens varies with the developmental stages at the time of exposure. Many birth defects are induced during 3rd to 8th weeks of gestation, which is the period of embryogenesis. अब बात यह है कि किस वक्त teratogenic insult बेबी को एक्सपोज बेबी हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की teratogenicity होगी या किस तरह का birth defect होगा. अगर तो during the 3rd to 8th week कोई insult है, so that's the time which is most susceptible to birth defects. Okay, because organ systems are established and developed during this time period, and each may have one or more stages of susceptibility. For example, cleft palate can be induced at the blastocyst stage during day 6, as well as during gastrulation, during day 14, at the early limb bud stage. तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिस पर अगर टेराटोजन एक्सपोजर होता है तो क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है. Okay? Also, it is important to note that not all defects are induced during 3rd to 8th week. मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर डिफेक्ट्स
3rd to 8th वीक के दौरान होते हैं, बट इट्स नॉट 100%. वर्चुअली एनी टाइप ऑफ malformation can be induced during the period of excess formation, which is at the end of the first week. You start developing your excess, okay, which begins in the first week actually. Also, other defects can be caused after 8 weeks, especially those that affect the brain, resulting in the learning and the motor disabilities. Therefore, no stage of development is completely safe. So, पूरा जो 9 month का पीरियड है, आप ये नहीं कह सकते कि यार इतना 8 हफ्ते हो गए तो अब बेबी को कुछ भी नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बेबी पूरे ही एम्ब्रियोजेनेसिस, पूरे एम्ब्रियोलॉजी, पूरा 9 मंथ तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उस वक्त तक द बेबी इज ससेप्टेबल टू समथिंग सीरियस. ओके, राइट. थर्ड प्रिंसिपल क्या है जनाब? द थर्ड प्रिंसिपल इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर. अब देखें, डिपेंड करता है कि अगर कोई भी टेराटोजिन है, से फॉर एग्जांपल थैलिडोमाइड की अभी हमने बात की, तो अगर थैलिडोमाइड बहुत ही लो डोज में लिया गया है उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, और अगर थैलिडोमाइड बहुत हाई डोज में लिया गया है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा. सो एक तो डोज कितना लिया है और दूसरा कितने दिनों के लिए लिया है. हो सकता है किसी ने बहुत ही कम डोज लिया हो सिर्फ एक दफ़ा, लेकिन हो सकता है किसी ने बहुत कम डोज लिया हो कंटिन्यूसली फॉर 3 वीक्स. तो अब ये दो अलग अलग सिनेरियोज हो गए. सो कितना डोज है, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का बर्थ डिफेक्ट होगा. देन रूल नंबर 4, प्रिंसिपल नंबर 4, teratogen act in specific ways or mechanisms on developing cells and tissues to initiate abnormal embryogenesis. Mechanisms may involve inhibition of a specific biochemical reaction. Pathogenesis may involve cell death, cell proliferation, cellular phenomena, कोई और दूसरे other cellular phenomena. So हर teratogen का mechanism of action same नहीं है. It is different. कहीं पे there is induction of cell death, कहीं पे there is induction of increase or decrease cell proliferation. So different mechanisms by different teratogens. And the principle number 5 is manifestations of abnormal development are death, malformation, growth retardation and functional disorder. So अगर किसी को birth defect हो ही गया है, so it can be manifested in different outcomes. So for example, the baby may be dead. इतना serious defect है कि the baby is born still, yeah, there is in utero death. पैदा होने से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाएगी यूट्रस में. देयर कैन बी अ लाइव बेबी बट विद malformations. देयर कैन बी अ बेबी विद ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ स्लो हो रही है. एंड देयर कैन बी अ बेबी विद फंक्शनल डिसऑर्डर्स, उसके कोई बॉडी का फंक्शंस ठीक नहीं है. सो ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ बताए हैं, दे आर ऑल termed as, collectively they are all termed as principles of teratology. That's an important concept. एग्जाम के लिए important है principles of teratology. Okay, यानी ये principles डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, जीनोम पर, टाइम पीरियड पर, और डोज और ड्यूरेशन कितना है, मैकेनिज्म कौन सा है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब तक हम बात कर रहे थे सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. अब बात करते हैं स्पेसिफिक कॉजेज की. वी विल डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस कॉजेज, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स के लिए वेल नोन हैं. उनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, अब बात यह है कि आपको हर कैटेगरी में, अगर हम इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं या हम केमिकल्स और ड्रग्स की बात कर रहे हैं या हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली याद क्या रखना है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सब में से याद क्या करना है. तो आपको एजेंट का नाम ज़रूर पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता हो कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, और फिर वो क्या बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. इससे ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है. सो द नेम ऑफ द एजेंट एंड व्हाट इट इज एक्चुअली कॉजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दिस टेबल इज अ ब्यूटीफुल टेबल. सो फॉर एग्जाम्पल, infectious agents में you have to remember these 5 or 6 names: rubella, cytomegalo, herpes simplex, varicella virus, toxoplasmosis and syphilis. So these infectious agents and what they are causing, so that's kind of a ratification, but ये आपको याद रखना पड़ेगा. rubella is associated with कौन सी malformations? Cataract formation, glaucoma, heart defects, hearing losses. Cytomegalo with these. So all these and all these. So that table is actually very high yield table. If you master this table, you are good for the birth defects. Okay, तो ये सारा टेक्स्ट आपको एक्चुअली फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपकी जगह हूँ तो सिर्फ ये टेबल बैठ के याद कर लूँ अच्छे से कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, रेडिएशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टेम्परेचर हाई होने से क्या प्रॉब्लम होता है, कौन कौन से केमिकल्स नोन हैं ना. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ड्रग्स यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, lithium, thalidomide, aminotrene, all these SSRIs, all these drugs are used. Warfarin, ACE inhibitor
इन्हिबिटर्स ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए, अल्कोहल इज अ नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विटामिन ए, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, एंड देन सम हार्मोन. सो दिस टेबल एक्चुअली, इसको आप याद कर लो तो आपका ये जो बर्थ डिफेक्ट्स की कॉजेज यानी टेराटोजन कौन है, टेराटोजन मतलब बर्थ डिफेक्ट कराने वाला एजेंट, और क्या मालफॉर्मेशन होती है. सो दीज टू कॉलम्स, दिस टेबल, एंड यू आर गुड. अब यही सब यहाँ लिखा हुआ है. सो वी विल ट्राई टू क्विकली रीड दिस, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात बेसिकली है नहीं. इसमें आपको रट्टे शट्टे लगाने और वो याद हो जाए अगर चीज़ आपको, देन यू आर गुड. ओके, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है भी हमने पढ़ा है. फॉर एग्जांपल विटामिन ए जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसकी राइट कॉन्सेंट्रेशंस का होना ज़रूरी है. कहीं इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए तो ग्रोथ होगी, कहीं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए तो पर्टिकुलर एरियाज़ जो हैं वो डेवलपमेंट करेंगे. अगर इसकी जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी पेशेंट ले रहा है विटामिन ए, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, सो कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है भी, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सारा रट्टा वाली चीज़ है. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट हैं. एट द टॉप इज द रुबेला, विच इज जर्मन मीजल्स, एंड रुबेला causes a lot of different problems. All of them are listed here: cataracts, glaucoma, heart defects, hearing loss, and tooth abnormalities. Okay, so that's all associated with rubella infection during pregnancy. Then cytomegalovirus is a serious threat. Often the mother has no symptoms, that is even more serious कि माँ को कोई problem भी नहीं है, but the effects on the fetus can be devastating. The infection can cause serious illness at birth and is sometimes also fatal. The baby can die. Okay. On the other hand, some infants are asymptomatic at birth, but they develop abnormalities later. बाद में बीमार होते हैं, including hearing loss, visual impairment, and intellectual disabilities. Again, look at the column here: cytomegalovirus, microcephaly, visual impairment, intellectual disability, and fetal death. Okay, so ये दो infections हो गए. Then is herpes simplex and varicella. They can cause birth defects. Herpes induced abnormalities are rare and usually infection transmitted to the child during delivery. So delivery के वक्त actually ये virus transfer होता है, during the pregnancy नहीं. Causes severe illness and sometimes death of the baby. Intrauterine infection with varicella causes scarring of the skin, limb hypoplasia, defects of the eyes and central nervous system. Then among the infants born to women infected before 13 weeks of gestation, 0.4% are, this is irrelevant. Exam mein they are never going to ask these percentages. Okay, but the important point is that you should know कि herpes से क्या क्या abnormalities होती हैं. Then we will talk about Zika virus, also a very important cause of birth defects. It actually causes a syndrome which is called congenital Zika syndrome, following transmission of the virus from infected mother to her unborn child. Infections late in the first trimester are most likely to harm the fetus. Although abnormalities have been observed following infection up to 18 weeks, approximately 30% of the pregnancies in which the mother tests positive for Zika virus are adversely affected. So, well, stats are not important for your examinations, okay? But इसके जो consequences हैं, they are very very serious. Severe microcephaly, छोटा सा cranium है, ठीक है? Thinning of the cerebral cortex, serious problem. Then microphthalmia, coloboma, joint contractures, neurological sequence, serious problems. And let's see if they're all written there. They should be. Zika virus is actually not listed in this list somehow. So you make your own list. यहाँ पे आप लिख लें Zika virus and then you write down all what is written here. Okay, I don't know why they missed it from the table. Anyways, Zika virus के बारे में कुछ और details भी हैं यार. First discovered in 1947 in the Zika forest of Uganda, but few effects on humans were documented in 2007 when large number of cases of mild febrile illness among people living in South Pacific Islands. So basically ये African regions and South Pacific regions की disease है Zika virus, associated with a lot of CNS problems. You can see here cortex की thinning है, so Guillain-Barré syndrome, Guillain-Barré syndrome जिसको ये कहते हैं American style में. Once the virus reached the Brazil, अब ये पूरी इसकी history, not important, I would leave this. Okay, other viral infections and hyperthermia. Malformations apparently do not occur following maternal infection with measles, mumps, hepatitis, polio, echovirus, Coxsackie virus. All these are not very serious threats. Okay, for example, Coxsackie B virus may cause an increase in spontaneous abortion. So usually होता ये है कि इन सारों से why they are not serious problems, because इससे baby development ही नहीं हो रही थी. Usually they cause spontaneous abortion. तो मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसी चीज़ जो abortion करा दे, उससे होने वाले birth defects के बारे में we don't have to worry,
बिकॉज बेबी बॉर्न ही नहीं हो रहा. तो जब बेबी बॉर्न ही नहीं हो रहा तो बर्थ डिफेक्ट्स का हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे. सो दीज आर ऑल सीरियस बिकॉज दे कैन कॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, बट दे आर नॉट रेलिवेंट बिकॉज इनसे बच्चा बन ही नहीं रहा, पैदा ही नहीं हो रहा, तो बर्थ डिफेक्ट्स का डिस्कशन आएगा ही नहीं. ओके, अ कॉम्प्लिमेंटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय दीज एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट इज दैट more are pyrogenic, they cause fever, and the elevated body temperature which is called hyperthermia caused by fevers, और भी बहुत सारे इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज हॉट टब्स एंड टॉनर्स, जिस चीज़ की वजह से हाइपरथर्मिया होगा. सो हाइपरथर्मिया इज अनदर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल टेराटोजेन. कैरेक्टरिस्टिकली न्यूरलेशन इज अफेक्टेड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, okay, by elevated temperature. So if the temperatures are high, there will be neural tube defects, anencephaly, spina bifida. So hyperthermia itself, females who are pregnant should actually avoid hyperthermia because they can lead to some serious problems. Okay, so no hot water baths, no hot saunas and stuff like this for a long time. Okay, then toxoplasmosis, another infection, can cause birth defects, poorly cooked meat, feces of domestic animals, especially cats, and soil contaminated with feces carry protozoans, which is the toxoplasmosis gondii. A characteristic feature of fetal toxoplasmosis infection is cerebral calcification. Cerebral calcification associated with toxoplasmosis. Other features that may be present at birth include microcephaly, macrocephaly, hydrocaph, and toxoplasmosis. Avoid cats during pregnancy, for example. Avoid eating unhygienic food, for example. So toxoplasmosis, all the serious problem. So the bottom line, all the infectious agents, unse hone wale congenital malformations. Remember the table, okay? So then there is radiation. रेडिएशन का जो एक्सपोजर है दैट इज़ ऑल्सो समथिंग सीरियस जिससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं. सो आयोनाइजेशन रेडिएशन किल्स रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी. कैंसर के पेशेंट को भी जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि सपोज दिस इज़ द ट्यूमर और यहाँ पे बहुत सारे ट्यूमर सेल्स हैं. सो रेडिएशन दी जाती है ताकि ये जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं ये किल हो जाएं और ट्यूमर ख़त्म हो सके. सो दैट्स द प्रिंसिपल. आयोनाइजेशन रेडिएशन किल्स रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स. सो इट्स अ potent teratogen because आपके एम्ब्रियो में क्या हो रहा होता है, एम्ब्रियो में देयर आर रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स. सो एम्ब्रियो के अंदर भी सेल्स तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं और अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस टाइम में जब उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस का अंदर पूरा प्रोसीजर चल रहा है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, शी इज़ एक्सपोज टू रेडिएशंस, देन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स विल बी किल्ड एंड देन देयर विल बी malformations. Okay, and this is what actually happened during the atomic bomb explosions over Hiroshima and Nagasaki. 28% spontaneously aborted, 25% gave birth to children who died in the first year of life, and 25% gave birth to the children who had severe birth defects involving the central nervous system. So these were the effects of bomb blast over Hiroshima and Nagasaki. Okay, similarly, the explosion of the nuclear reactor Chernobyl incident. So that Chernobyl incident is also a very very famous nuclear reactor incident in the history. जिसमें accidentally it was exploded and it actually released up more than the radiations which were recorded in Hiroshima and Nagasaki attack. 400 times more the amount of radiation was recorded. तो इससे बहुत सारे obviously birth defects का ratio बढ़ गया था. Okay, radiation is also a mutagenic agent and can lead to genetic alterations of germ cells and subsequent, and that's something very serious to happen. देखें germ cell का मतलब क्या है. germ cell का मतलब ये है कि we are talking about sperms and ovums. So अगर किसी के sperm का genetic makeup mutate हो जाए, if there is mutation there, तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस sperm से जो zygote बनेगा वो भी mutated है. So basically तमाम subsequent generations में there are problems. So germ cell की mutation is something very very serious क्योंकि ये next generation में transfer हो जाती है. और जो somatic cells हैं, somatic cell का मतलब ये है कि आपके organ के जो cells हैं other than the sperm and ovum, यानी हार्ट के सेल्स, इंटेस्टाइन के सेल, लिवर के सेल्स, इन्हें हम कहते हैं सोमैटिक. इनमें अगर कोई म्यूटेशन होती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है क्योंकि लिवर के सेल्स का काम जाइगोट बनाना नहीं है. जाइगोट बनाना काम है जर्म सेल का. स्पर्म इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओवम इसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी ऐसी म्यूटेशन जो स्पर्म और ओवम में हो रही है दैट इज कॉल्ड जर्म सेल म्यूटेशन एंड दैट कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. नॉट अ गुड थिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स and some chemical agents which are well known to be teratogenic. So the pharmaceutical drugs and chemical agents which causes birth defects, इनकी एक्चुअली एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन पता करना काफ़ी मुश्किल काम है कि कौन सी ड्रग
कितने डोज में, कब एक्सपोजर हो तो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो रिसर्चेस हैं दे आर ऑल रिट्रोस्पेक्टिव एंड द रिसर्चर्स हैव टू एक्चुअली रिलाई ऑन मदर्स मेमोरी ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, और वो मदर्स मेमोरी जो है वो अक्सर एक्यूरेट होती नहीं है कि मैंने कब ड्रग खाई थी, कितनी ली थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से एग्जैक्ट हमें केमिकल एजेंट्स के कॉज, उनके डोजेस पता नहीं चलते हैं। देन प्रेग्नेंट women take a large number of medications, that is also another issue, and then which one of the drug is actually causing the problem, ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी एक मुश्किल काम है, ठीक है। So a National Institute of Health study discovered that pregnant women on average took 4 medications during the pregnancy. So 4 दवाइयाँ कम से कम pregnant females ले रही होती हैं। Only 20% of the pregnant women use no drug. That's a very low percentage of pregnant females who are not taking any drug, okay. Even with this widespread use of medication during pregnancy, insufficient information is available to judge the safety of approximately 90% of these drugs if taken during pregnancy. So they're taking a lot of drugs, but उनकी क्या associations हैं birth defects के साथ, they are not well reported. कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में पता है। सो फॉर एग्जांपल थैलिडोमाइड इज़ वेल रिपोर्टेड कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। total absence or partial absence of the extremities well reported with thalidomide use, ठीक है। और thalidomide अभी भी use होता है, it's a drug which is still being used in different disorders such as immunoregulation during treatment of the patients with AIDS या other immunopathological disorders जो हैं such as leprosy, lupus erythematosus, SLE and graft versus host diseases, इनमें still thalidomide is used, and if the female is pregnant it has to be stopped, otherwise it causes serious birth defects, okay. So some drugs are well known to cause problem. Thalidomide is one of them. The other one is isoretinoin, which is an analog of vitamin A. It has been shown to cause a characteristic pattern of malformations, all collectively known as isoretinoin embryopathy. तो इतना कॉमन है कि इसका एक पूरा टर्मिनोलॉजी सेट है isoretinoin के नाम से, embryopathy causing drug, very very commonly associated and well studied, I would say, drug. The drug is prescribed in several disorders such as acne, such as other dermatopathological conditions, and this is well reported to cause serious birth defects, okay. ये सारी जो डिटेल्स यहाँ लिखी हैं, this is not important for you to remember कि कितने डोज पर होती है क्या, this is out of your domain, okay. Other drugs with teratogenic potential include anticonvulsants such as diphenylhydantoin, valproic acid, trimethadone, which are used by women who have seizure disorders, okay. जिनको झटके की बीमारी, seizure disorders हैं, they use these drugs. Specifically trimethadone and diphenylhydantoin produce a broad spectrum of abnormalities that constitute distinct patterns of dysmorphogenesis known as trimethadone and fetal hydantoin syndrome. Again, इनके भी नाम के अपने अपने syndromes हैं. Facial clefts are particularly common with these syndromes. The anticonvulsant valproic acid increases the risk of several defects including ASDs, atrial septal defects, cleft palate, hypospadias and craniosynostosis, all these, okay. Even newer anticonvulsants such as Topamax increase the risk of cleft palate, or these all I think should be listed in this table. This table is an extremely important table. You see thalidomide here, you see diphenylhydantoin here, valproic acid, trimethadone, Topamax, all of them causing these serious birth defects. So basically मेरी recommendation आपको ये है कि ये सारे लंबे चौड़े पैराग्राफ एक दफ़ा पढ़ लो कि इसमें कोई अगर ऐसा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करके रख लो बाद में याद करने के लिए, वरना वो टेबल याद कर लो, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स, they are also known to cause congenital malformations. Antipsychotics like phenothiazine, lithium, they have been reported to cause birth defects. Antidepressants such as SSRIs, selective serotonin uptake inhibitors, including fluoxetine, paroxetine, sertraline, citalopram, all these are known to cause a lot of birth defects, okay. और उनकी डिटेल सारी excess formation and all these defect problem, because excess formation के साथ जो serotonin है उसका मेजर रोल है, हमने पढ़ा है ये डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर्स में। आप मेरी प्लेलिस्ट अगर देखते हुए आ रहे हो तो आपको ये बात मालूम है कि सेरोटोनिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइट लेफ्ट एक्सेस आइडेंटिफिकेशन, और अगर SSRIs यूज़ करते हैं तो सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशंस चेंज हो जाती हैं एंड दैट देन कॉजेज एक्सेस प्रॉब्लम्स, ओके।
Then ondansetron was developed for prevention of the nausea and vomiting experience following cancer therapy. So cancer के patients को जब कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं, they start feeling nausea vomiting, उसके लिए ये drug use की जाती है. Approximately 70 to 85% of pregnant women suffer from nausea and vomiting in some cases. The symptoms can become severe. Zofran, yani ondansetron, is an effective treatment for these symptoms, but recent studies have suggested that drug can cause facial clefts. So होने ये लगा था कि कैंसर के पेशेंट्स को जो नोजिया वॉमिटिंग होता है उनको ये ड्रग दी जाती थी. ज़ाहिर है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको भी नोजिया वॉमिटिंग होता है तो उनको भी ये ड्रग देना स्टार्ट कर दी लोगों ने. बट बाद में ये रिपोर्ट हुआ कि दिस इज एसोसिएटेड विद फेशियल क्लैप्स एंड अदर बर्थ डिफेक्ट्स. ओके, opioid medications such as codeine, hydrocodone, oxycodone, they're used to treat severe pain, and both their use and abuse have been increasing in recent years. Epidemiological studies demonstrate an association with the use of these drugs with neural tube defects. तो बेसिकली आप देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं. ये जो टेबल है ना, मैं अगर इस टेबल में एक और कॉलम ऐड होता तो वो बड़ा ज़बरदस्त था. यानी ड्रग के साथ ये लिख देते ये लोग कि वो ड्रग किस चीज़ में यूज़ हो रही है. सो आपको ड्रग का नाम पता होता, आपको उस ड्रग का नॉर्मल यूज़ पता होता, और फिर ये पता होता कि अगर वो प्रेगनेंसी में यूज़ की जाएगी तो बर्थ डिफेक्ट क्या होगा. सो यू कैन ऐड इन टर्म्स ऑफ योर नोट्स, और इन पैराग्राफ्स में ये सब लिखा हुआ है कौन सी ड्रग किस चीज़ में यूज़ हो रही है वो बताया हुआ है, फिर उससे क्या साइड इफेक्ट हो रहा है. देन anticoagulant warfarin is a teratogenic drug. Infants born to mothers with first trimester exposure typically have skeletal abnormalities including nasal hypoplasia, abnormal epiphyses in their long bones, limb hypoplasia. In contrast, heparin does not appear to be teratogenic. That's an important point. So replacing drugs, so वो drugs जो teratogenic हैं during pregnancy उनको अगर replace कर दिया जाए उन drugs से जो teratogenic नहीं हैं, so that's the safe practice. So warfarin is an anticoagulant, should be avoided to be used in pregnancy. Okay, then ACE inhibitors, which are used for hypertensive patients, they causes renal dysfunctions, oligohydramnias, fetal deaths, and caution has also been expressed regarding the number of other compounds that may damage fetus or embryos. The most prominent among these ones are propylthiouracil, potassium diiodide, streptomycin, sulfonamides, and a lot of others. Imipramine is an antidepressant, amphetamines and quinines causing all these problems. So ये सब उस टेबल में लिखे हुए हैं. Just go remember the table and try to remember कि वो ड्रग किस चीज़ में यूज़ होती है नॉर्मली, और अगर प्रेगनेंसी में वो यूज़ होगी तो क्या होगा. Okay, now illicit drugs, alcohols and cigarettes. Alcohols and cigarettes is a very common social issue. अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजम्पशन कंटिन्यू रखें, सिगरेट पीना कंटिन्यू रखें या नहीं रखें. Okay, so one of the problem in today's society is the effect of maternal use of social drugs. So they are called social drugs. Okay, such as lysergic acid, diethylamide, LSD, phenylcyclidine, or angel dust, marijuana, cocaine, alcohol, and tobacco. All these are used in, they're the bad social drugs. In the case of LSD, limb abnormalities and malformation of CNS have been reported. A comprehensive review of more than 100 publications, however, led to the conclusion that pure LSD used in moderate doses is not teratogenic and does not cause genetic damage. लेकिन भाई मेरा पॉइंट ये है कि ये करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, और वैसे भी नहीं यूज़ करनी चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ओके, अब इसको ये जस्टिफिकेशन देना ठीक नहीं है. अक्सर मैं पेपर्स पढ़ता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो रिकमेंडेशंस में भी आता है, बुक्स में भी आता है. आप अगर क्लिनिकल बुक्स भी पढ़ें तो उसमें कहते हैं भाई इतने यूनिट तक अल्कोहल डेली अलाउड है. और भाई क्यों अलाउड है यार? नहीं अलाउ होना चाहिए. सिगरेट क्यों अलाउड है यार? नहीं अलाउ होना चाहिए. मतलब आप इसको लेजिस्लेशन के तौर पे न लें, इसको पर्सनल हेल्थ के तौर पे लें. पर्सनली आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल, स्मोकिंग, LSDs, PCPs, marijuana, they are all dangerous stuff यार. Cocaine use has been linked to premature labor, intrauterine growth retardation, spontaneous abortion. So cocaine is a no-no as well. Okay, one difficulty in assessing the drug's effect is the fact that women who use cocaine often use other drugs as well. ठीक है भाई, इस बहस में हम नहीं जा रहे अभी. Now there is a well-documented association between maternal alcohol ingestion and congenital abnormalities. So alcohol is a problem, and because of its widespread use, there is a high incidence of alcohol-related birth defects. For example, fetal alcohol syndrome is estimated to be 2 to 9 infants per 1,000. Very common, 2 to 9 infants per 1,000 births. Whereas the fecal alcohol spectrum disorder is 24 to 48 infants per 1,000 births. So common, क्योंकि अब अक्सर फीमेल्स ज़ाहिर है
कई सारी सोसाइटीज़ में अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, सो इन डिजीज़ की जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है. बिकॉज अल्कोहल में इंड्यूस ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ब्रेन, face, heart. The term fetal alcohol spectrum disorder is used. Okay, fetal alcohol syndrome represents the severe end of the spectrum. So अगर यही सारी diseases जो spectrum में reported हैं वो severe हैं, severe enough to say for example cause any functional problem or even death, then they are called fetal alcohol syndrome. Necessary criteria for diagnosis of fetal alcohol syndrome include decreased growth below 10th percentile, decreased head circumference, and two of the key facial features, short palpebral feature, smooth philtrum, and thin upper lip. They are all part of the alcohol problems. Okay, so mother consumed the alcohol, the baby is developing these problems. In addition, affected individuals always have some cognitive disorder. उनकी mental capacities below standards होंगी, and may have structural birth defects as well. Alcohol-related neurodevelopmental disorder (ARND) refers to the cases with evidence of involvement of central nervous system that do not meet any other diagnostic criteria, such as for the fetal alcohol syndrome. Complicated है यार ये पैराग्राफ, लेकिन बहरहाल इतना याद रख सकते हो कि अल्कोहल से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. Furthermore, alcohol is the leading cause of intellectual disability. It is not clear how alcohol causes it, but it is associated with lower intellect. Okay, recent scientific evidence suggests that in some cases alcohol acts as a teratogen by down-regulating sonic hedgehog pathway. क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि अल्कोहल किस तरह एग्जैक्टली मोलेकुलर लेवल पर ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है, बट मे बी बाय इनहिबिटिंग सोनिक hedgehog. And you know, sonic hedgehog is a key pathway during embryogenesis. Marijuana, also used very commonly, THC, has been linked to a number of adverse pregnancy outcomes. Some studies show an association with increase in the neural tube defects in encephaly, so serious problem. Okay, cigarette is also something very serious, has been linked to an increased risk of the orofacial collapse and is a moderate risk factor for heart defects, including transposition of great artery. यानी एओर्टा अपनी जगह से नहीं निकल रहा, पल्मोनरी आर्टरी की जगह से निकल रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की जगह से निकल रही है, ट्रांसपोजिशन. सो spontaneous abortions, even low birth weight and sudden infant death syndrome, respiratory problems, a lot has been reported. अगर mother smoke कर रही है, baby is suffering. Okay, so that's all about different drugs. Again, I will take back you to this table, which is very important. So if you remember the name of the drugs, you know what these drugs are normally used for, and then what are the common birth defects associated with the use of drug during pregnancy. So that summarizes our discussion on the drugs and chemicals. And then now let us start about some important hormones. अच्छा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एजेंट का नाम बताएंगे और उनसे एसोसिएटेड बर्थ डिफेक्ट्स के नाम बताएंगे. फॉर एग्जांपल, देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर एसोसिएटेड एंड्रोजेनिक एजेंट्स. In past, synthetic progestins were frequently used during pregnancy to prevent abortion. That was a routine practice. The progestin, etestosterone, and norethestone have considerable androgenic activity and may cause masculinization of genitalia in female embryo. So that's a problem reported. Okay, the abnormalities consist of an enlarged clitoris associated with varying degree of fusion. So basically, masculinization of female genitalia if you are using androgenic agents. Endocrine disruptors are actually exogenous agents that interfere with the normal regulatory action of the hormone controlling the developmental process. Most commonly, these agents interfere with the action of estrogen through its receptor to cause developmental abnormalities of the central nervous system as well as the reproductive tract. For some time, it has been known that the synthetic estrogen, which is the diethylstilbestrol (DES), which was used to prevent abortion, raised the incidence of carcinoma of the vagina and cervix. So basically, androgenic drugs भी use हो रही थी to prevent abortion, and endocrine disruptors such as DES was also used to prevent abortion. लेकिन इनके receptors होते हैं cervix पे, vagina पे, तो cancer formation. Okay. Furthermore, a high percentage of these women had reproductive dysfunction caused in part by congenital malformation of the uterus, uterine tubes, and upper vagina. So these interfere with the female reproductive system of the mommy. Okay, today environmental estrogens
are a concern, and numerous studies to determine their effect on the unborn are underway. Decreasing sperm count and increasing incidence of testicular cancer, hypospadias, and other abnormalities of reproductive tract in humans, together and documented central nervous system problems. There's a long list, okay? The point is that whenever you are using any endocrine disruptor is something which you use in which you use any endocrine compound जिसका कोई एक नॉर्मल काम है या वो बॉडी में जाकर एक नॉर्मल एंडोक्राइन पाथवे को डिसरप्ट कर रहा है, सो दैट कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स. ओके, oral contraceptives commonly used birth control pills containing estrogen and progestogens appear to have a low teratogenic potential because other hormones such as DES produce abnormalities. However, use of oral contraceptives should be discontinued. So although इनके teratogenic effects जो हैं वो they are less as compared to the other molecules that we are discussing at the moment, but still they should be discontinued. Obviously during pregnancy they have to be discontinued anyway because इनका काम क्या है, birth control pill, और जब embryogenesis हो रहा है, pregnancy हो रही है, तो birth control तो नहीं कर रहा है ना, so therefore they have to be stopped. Okay. Now, cortisone. Experimental work has repeatedly shown that cortisone injected into mice and rabbits at certain stages of pregnancies causes high percentage of cleft palates. Therefore, it is considered कि humans में भी ये dangerous हो सकता है. In vitro fertilization. अच्छा, ये एक technique use की जाती है in those who conceive the baby via this pathway, जिसमें जो ovum हैं वो inject होते हैं sperm से, और फिर ये जो zygote है जो कि एक dish में बनाया जाता है, that is now transplanted into the uterus. So evidence from several studies indicate that in vitro fertilization techniques are associated with increased risk of birth defects because जब intracytoplasmic sperm injection होता है उस वक्त कुछ mutations introduce हो जाती हैं. So basically इसका पूरा फंडा ये है कि एक डिश के अंदर फीमेल में से ओवम निकाला जाता है, मेल में से स्पर्म लेके इंजेक्शन के जरिए इस ओवम के अंदर डाल दिया जाता है. अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं, तो जो जाइगोट बनता है इस जाइगोट को दोबारा फीमेल यूट्रस में डाल देते हैं और फिर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी डेवलप होती है. लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शन किए थे स्पर्म के, उससे जो म्यूटेशन डेवलप होगी उससे जो बेबी यहाँ बनेगा उसमें बर्थ डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट्स. ओके, maternal diseases can also cause birth defects such as diabetes. Disturbance of the carbohydrate metabolism during pregnancy in diabetic mother causes high incidence of stillbirth, neonatal deaths, abnormally large infants, congenital malformations, and also the risk of diabetes in the newborn baby. Neural tube defects, congenital heart defects, a range of problems can be caused if the mother is diabetic. Although एक बात जो अक्सर मिसकंसेप्शन होता है कि जो इंसुलिन मदर ले रही है that is it is not usually teratogenic. Okay, in this respect significant correlation exists between that's all irrelevant, but insulin is not directly teratogenic. That's an important point. The risk of birth defects associated with gestational diabetes is less clear. अच्छा, डायबिटीज़ एक तो ये है कि मदर को पहले से डायबिटीज़ है और उसको जो प्रेगनेंसी फिर डेवलप हो रही है उसको ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेकिन एक डायबिटीज़ वो होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़. वो इज़ इट टेराटोजेनिक और इज़ इट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स? इट्स नॉट अ क्लियरली अंडरस्टूड थिंग. ओके, सो वी डोंट नो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स. But anyways, the bottom line is that glucose should be well controlled and monitored. Levels of glucose should be within the normal limits during pregnancy. वरना कोई भी birth defect हो सकता है. Phenylketonuria, mothers with phenylketonuria, which is also a metabolic problem, जिसमें होता ये है कि the enzyme phenylalanine hydroxylase is deficient or reduced, resulting in increased serum concentration of phenylalanine, are at risk of having births with intellectual disability, microcephaly, cardiac defects. So phenylketonuria is also phenylketonuria in mommy can lead to all these problems in baby. Okay, nutritional deficiencies अगर माँ में हैं तो बच्चे में obviously there will be problems such as cretinism, iodine deficiency can cause problem in the development of the CNS and stuff like this. Okay, obesity, much obese females if they become pregnant can also lead to some important birth defects such as baby with heart defects, omphalocele, multiple congenital abnormalities. ऐसा लगता है कि सुपर वुमेन चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए. Hypoxia induces congenital malformations as well, particularly in experimental
experimental animals. However, this is not very clearly understood क्योंकि बहुत सारी females high altitude पे रहती हैं जहाँ पे there is very low oxygen partial pressure, but still they give birth to perfectly fine babies. Okay, heavy metals. Several years ago, researchers in Japan noted that a number of mothers with diet consisting mainly of fish had given birth to children with multiple neurological symptoms resembling cerebral palsy because those fish contain high amount of organic mercury, which was then thought to be the reason for these birth defects. Okay, तो यहाँ से ये नोशन निकला कि जी जो abnormally high dangerous metal levels हैं डाइट में that can cause problems. Okay, similar observations are also reported from United States, in Iraq, and some other countries. Lead has also been associated with increased abortions, growth retardation, and neurological deficit. इसीलिए बहुत सारे customs में particularly जब report होती है कि जनाब बहू pregnant हैं तो उनको कहा जाता है भाई मछली खाना बंद कर दो क्योंकि in certain species of fish levels of mercury for example is very very high. जैसे कि ये जापान में report हुआ था organic mercury high levels in certain fish. Okay, तो वहाँ ये मनाही कर देते हैं. Lead concentration is also associated with birth defects. Now that's all about it. अच्छा फिर एक ये अलग से heading है, इसको ज़रा पढ़ते हैं. Male mediated teratogenesis. That's an interesting heading. I actually like it. A number of studies have indicated that exposure to chemicals or other agents such as ethyl nitrosourea radiation can cause mutation in the male germ cells. Epidemiological investigations have linked paternal occupation and environmental exposure to mercury, lead, solvents, alcohol, cigarette smoking. All these can cause germ cell mutation, यानी sperm में या ovum में mutation हो जाएगी. Okay, advanced paternal age is also a factor for some of the diseases, for example Down syndrome. So अगर age बहुत ज़्यादा है, so there are problems in ovum or there are problems in sperm, and they can then cause problems in the baby. Down syndrome is a particular example because it is common in females who are more than 45 years of age. With respect to mutations, men transmit higher number of mutations to their children than women, and therefore the mutation of germ cells which are transferred by sperm, they are called male mediated teratogenesis. यानी sperm में गड़बड़ हुई, sperm में किसी भी वजह से mutation हो गई, lead की वजह से, mercury की वजह से, radiation की वजह से, और अब ये जो mutated sperm है ये ovum को fertilize करेगा और जो zygote बनेगा वो mutated होगा. So ऐसे mutated zygote की cause कौन है? Male, यानी कि father, यानी कि sperm. Okay, so that's all is detailed here. So that's actually all about the causes. ठीक है, अब ये heading देखते हैं यार यहाँ पे क्या दिया. Prevention of birth defects. Many birth defects can be prevented. For example, supplementation of salt with iodine eliminates the which causes cretinism, so metabolic deficiency cover हो गई. Folate supplementation दी जाती है particularly to reduce levels of spina bifida की incidence को कम करने के लिए, and then encephaly, neural tube defects. So folic जैसे ही pregnancy confirm होती है folate supplementation start. Avoid कर सकते हैं alcohol को to prevent a lot of different birth defects. In fact, फॉलेट सप्लीमेंटेशन अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, बास देशों में तो ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी प्लान की जाए, बस ये कि धड़ धड़ कह रहे हैं बच्चे होते जा रहे हैं. लेकिन सम सोसाइटीज़ एंड सम कपल्स एक्चुअली प्लान देयर प्रेगनेंसीज कि यार अब बच्चा पैदा करना चाहिए, अब तो दे थिंक अबाउट इट, दे टॉक अबाउट इट. और ऐसे लोग पहले से ये करते हैं कि वो फॉलेट सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं. दे कैन स्टॉप अल्कोहल प्रायर टू प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी देखो कोई एक्सीडेंट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बस यार अचानक आज हमें पता लगा ओ माय गॉड प्रेगनेंसी हो गई. ऐसा नहीं है. People conceive for it, they do intercourse for this, they plan for this. So if it's a planned event, it should be actually properly planned. Okay, ताकि conception से पहले ही सारा discussion हो जाए, अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर के साथ, ताकि जो भी birth defects हैं उन्हें कम से कम किया जा सके. It is important for physicians prescribing medicine to women of childbearing age to consider possibility of pregnancy. हमेशा मैं पूछता हूँ अपनी इस जो reproductive age में females होती हैं मेरे पास treatment के लिए जब आती हैं, so I always ask this question, are you pregnant or are you planning to be pregnant in near future? So that's an important question because उसके हिसाब से मैं अपनी फिर prescription change करता हूँ. So for example, I do not prescribe retinoic acids or any derivatives of retinoids for acne if the female is in the reproductive age, planning to conceive or already pregnant. Okay, right. So that's all about different causes. भाई causes के हवाले से मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला टेबल याद कर लो. किधर गया? बड़ा लंबा ये टेबल यार, ये टेबल याद कर लो, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी.
अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स विच कैन बी और विच आर यूज्ड एक्चुअली फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, यानी बच्चा अभी यूट्रस में है और उसकी डायग्नोसिस करनी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं. नाउ एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिनके जरिए बर्थ से पहले ही ये पता लगाया जा सकता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. सो फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, एमनियोसेंटेसिस, सीवीएस सैम्पलिंग, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. ठीक है. इन कॉम्बिनेशन दीज टेक्निक्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट malformations, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ओवरऑल फीटल ग्रोथ. सो ये तमाम टेक्निक्स यूज़ करके फीटस के बारे में एक्चुअली बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसकी बर्थ से पहले ही पता चल जाती है. ओके. अब वन बाय वन इन सबको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन सी टेक्निक के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसका यूज़ है, क्या यूटिलाइजेशन है. सो अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज़ अ हाईली रिलेटिवली नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है. जाहिर है पेशेंट को लिटाया, ऊपर से अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाया एंड दैट्स इट. यू record images like this and you see the developing embryo. So it's a very non-invasive procedure that uses high frequency sound waves reflected from the tissues to create images. The approach may be transabdominal, यानी पेट के ऊपर से आप स्कैन करते हैं, या transvaginal, वजाइना में प्रोब डाल के स्कैन करते हैं, which later produce imaging with. अब तो भाई 3D अल्ट्रासाउंड भी होता है, बेबी का पूरा फेस पता चल जाता है कि बेबी किस फेस का होगा. In fact, the technique which was first developed in 1950s has now advanced too much. ब्लड फ्लो तक बता देते हैं वेसल्स के अंदर. फेस मैंने आपको बताया डिटेक्ट हो जाता है 3D अल्ट्रासाउंड के अंदर. सो दिस इज़ अ वेरी वेल एडवांस्ड टेक्निक एंड वेरी सेफ एज वेल. इट्स कॉमनली यूज्ड व्हेन approximately 80% of the pregnant women get their ultrasound one way or the other. Important parameters revealed by ultrasound include characteristics of fetal age, fetal growth, presence or absence of congenital abnormalities, status of uterine environment, even the blood flow, the amniotic fluid, even the face of the baby. These days you can just search for it कि how the baby face can be seen during 3D ultrasound. Google पर सिर्फ Google करें and you'll get a lot of different lovely images. तो अम्बिलिकल ब्लड फ्लो के बारे में पता चलता है. सो इट्स अ वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल टेक्निक. इवन अल्ट्रासाउंड से आप तमाम पैरामीटर्स बताते हैं, सच एज क्राउन रम्प लेंथ, सच एज दी लो बर्थ इन्फेंट्स, तो बेबी का हाइट ठीक चल रहा है या नहीं, कोई ग्रॉस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल. ओके. एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए मैं कहूँ अगर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है तो वो अल्ट्रासाउंड है. बिकॉज इट टेल्स यू सी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, femur length, biparietal diameter, everything. और congenital abnormalities भी पता चल जाती हैं. स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है, एंसेफली तो नहीं है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो नहीं है, एब्डोमिनल वॉल तो नहीं खुली हुई, ओम्फेलोसील तो नहीं है. ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं. सो मच सो के डाउन सिंड्रोम के बारे में भी पता चलता है बाय अ थिंग विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी. ये एक टेस्ट होता है जिससे एक्चुअली पता चलता है कि ट्रांसलूसेंसी का लेवल क्या है इन द न्यूक्लियर लाइन एरिया. अब ये टेस्ट जो है मुख्तलिफ वक्फ़ों से परफॉर्म किया जाता है फीमेल्स में. ड्यूरिंग इवन 6 वीक से स्टार्ट कर देते हैं एंड यू कंटिन्यू डूइंग दिस एज पर द नीड. ओके. अच्छा, अल्ट्रासाउंड इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल अगर एमनियोसेंटेसिस करना है तब भी अल्ट्रासाउंड की हेल्प ली जाती है. अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर नीडल इंसर्ट करते हैं इन द एमनियोटिक फ्लूइड ताकि एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाए. सो अल्ट्रासाउंड इज़ द सुपर डुपर स्टफ टू परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Okay, then the other technique is called amniocentesis. Amniocentesis में a needle is inserted transabdominally, abdomen से needle डालते हैं into the amniotic cavity और approximately 20 से 30 ml of the liquid is drawn. So amniotic fluid निकाला जाता है. बाकायदा एक needle डालते हैं, sometimes directly, sometimes with the help of an ultrasound, और बाकायदा fluid निकालते हैं. 20 to 30 ml of fluid is withdrawn. Because of the fluid is withdrawn, it can be investigated for so many different studies. उस फ्लूइड का डिटेल्ड रिपोर्ट किया जा सकता है. जैसे यूरिन डीआर करते हैं ऐसे एमनियोसेंटेसिस डीआर किया जा सकता है. उस एमनियोसेंटेसिस के फ्लूइड में बहुत सारे बायोकेमिकल मार्कर्स देखे जा सकते हैं, सच एज अल्फा फीटोप्रोटीन्स, सच एज एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज. ऑल दीज कैन बी स्टडीड. ओके. इवन सम ऑफ द सेल्स जो कि फीटल सेल्स होंगे जो उस एमनियोटिक फ्लूइड में होंगे, उन सेल्स की डिटेल्ड जेनेरिक एनालिसिस सच एज मेटाफेज स्टडीज और ये सब कैरियोटाइपिंग. सो ऑल द जेनेरिक स्टडी कैन बी परफॉर्म्ड. ओके. अनफॉर्चुनेटली, और इससे बहुत सारे डिजीजेस का पता लगता है सच एज ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम. एमनियोसेंटेसिस में कैरियोटाइपिंग करके पता लगाया जा सकता है. अनफॉर्चुनेटली द हार्वेस्टेड सेल आर नॉट रैपिडली डिवाइडिंग एंड देयरफॉर सेल कल्चर इज नॉट पॉसिबल एंड माइटोजेंस उसमें हो भी सकते हैं या हम ऐड
डिवाइड भी कर सकते, दिस इज टू मच फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट इतना पता हो कि जब एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं तो उस पर क्या क्या स्टडी कर सकते हैं. क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड, ओके, एंड वंस द क्रोमोसोम्स आर ऑब्टेन्ड, मेजर क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशन सच एज ट्रांसलोकेशंस, ब्रेक्स, ट्राइसोमीज, मोनोसोमीज, they can all be identified. So much so, one can also perform a modern technique which is the PCR, polymerase chain reaction, to identify different genetic abnormalities. So amniocentesis, very useful technique, more particularly for genetic studies, okay. Ultrasound for, you know, structural problem कि heart सही बन रहा है, head सही बन रहा है, limb सही बन रहे हैं, ये सब मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ जाएंगी अल्ट्रासाउंड से. और अगर जेनेटिक स्टडी करनी है तो नीडल डालो, फ्लूइड निकालो, ओके. Then there is another technique which is called chorionic villus sampling, CVS जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, chorionic villus sampling. It involves inserting a needle trans-abdominally or trans-vaginally into the placental mass. So placenta के अंदर needle डालते हैं और बाकायदा टिश्यू की बायोप्सी करते हैं. So this is kind of a biopsy. इसमें बाकायदा बायोप्सी की जाती है, टिश्यू लिया जाता है. कौन सा टिश्यू लिया जाता है? विलस, जो ग्रोइंग विलस हैं प्लेसेंटा में, वो लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं. अगेन उसमें से क्रोमोसोम्स निकालते हैं, क्रोमोसोमल एरर्स स्टडी किए जाते हैं. द टाइम ऑफ जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फीटस इज रिड्यूस कंपेयर टू द एमनियोसेंटेसिस. अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सीवीएस है उसमें सेलुलर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए उनको स्टडी करना ईजी है. एमनियोसेंटेसिस में ये है कि लिक्विड आता है ना, लिक्विड निकलता है. सो इस लिक्विड के अंदर सेल का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उन सेल्स को पहले आपको ग्रो करना पड़ता है, समटाइम्स ग्रो करके वेट करना पड़ता है, तो फिर जाके उसमें से क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और स्टडी होती है. जबकि सीवीएस में भर भर के क्रोमोसोम आते हैं, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, ओके. द रिस्क ऑफ द प्रोसीजर रिलेटेड प्रेगनेंसी लॉस फ्रॉम सीवीएस परफॉर्म बाय एक्सपीरियंस इंडिविजुअल अपीयर्स टू बी actually much low. It's pretty much safe technique, chronic villus sampling, if performed with the standard care. Okay, then there is a technique which is called chordocentesis or percutaneous umbilical cord sampling. तो हम कर क्या रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में हम मोटी मोटी पिक्चर देख रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस में नीडल डाके एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में विलस की बायोप्सी हो रही है, विलाई की बायोप्सी. कॉर्डोसेंटेसिस में जो कॉर्ड है उस कॉर्ड में से, अम्बिलिकल कॉर्ड में से सैंपल लिया जा रहा है. इज प्रिफर्ड मेथड फॉर ऑब्टेनिंग फीटल ब्लड. अगर बच्चे का ब्लड स्टडी करना है फॉर एनी डिसऑर्डर, तो बच्चे का ब्लड लेने का बेस्ट तरीका यह है कि अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड लिया जाए, ठीक है. द टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड इन द 14th वीक एंड इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस टू इंसर्ट द नीडल. की नीडल कहाँ डालनी है वो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, फिर नीडल डालते हैं. ब्लड सैंपल्स प्रोवाइड सेल्स फॉर रैपिड साइटोजेनेटिक एनालिसिस एंड आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल. सो इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल ऑफ थैलेसीमिया और एनी अदर हेमोफीलिया, एनी अदर ब्लड डिसऑर्डर, एंड द बेबी नीड्स टू बी चेक्ड फॉर दैट ब्लड डिसऑर्डर, तो बेबी का ब्लड चाहिए और बेबी का ब्लड, डेवलपिंग बेबी का ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया जा सकता है. Invasive prenatal diagnostic tests such as amniocentesis, CVS, and percutaneous umbilical blood sampling are reserved for high-risk pregnancies. ये बात याद रहे कि अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेजिव है और ये जो अभी मैंने सारे आपको टेक्निक्स बताए हैं, they are all invasive. Okay? Factors that place the women at high risk include advanced maternal age, previous family history of genetic problem such as Down syndrome or neural tube defect, presence of maternal disease such as diabetes, abnormal ultrasound. ये चीज़ें हों तब आप सोचें इन्वेजिव टेस्टिंग के बारे में, वरना मत सोचें. यानी ऐसा नहीं है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल जो आ रही है आप उसे कहें चलें जी आपकी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करते हैं. हर फीमेल पेशेंट जो आ रही है प्रेग्नेंट, आप कहें आई जी एमनियोसेंटेसिस करते हैं, आई जी अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी का ब्लड निकालते हैं. सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन रूटीन प्रेगनेंसीज. इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड इफ देयर इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डेफिनेशन है इन चीज़ों की मौजूदगी. ओके. Now, maternal serum screening. अब हम बात कर रहे हैं कि माँ का ब्लड निकाल लें. A search for biochemical markers is also recommended, which is called the maternal serum screening. यानी सिंपल माँ के हाथ से, तो ये मदर का हैंड है और यहाँ से क्यूबाइटल वेन से ब्लड ले लिया, इसकी स्टडी कर रहे हैं. For different markers such as alpha fetoproteins, for example, in the maternal circulation to identify various diseases.
AFP levels increase in amniotic fluid and maternal serum. तो maternal serum में भी AFP level maternal serum में स्टडी करना इजी है, या कोई भी मार्कर maternal serum में स्टडी करना इजी है, बजाय इसके कि amniotic fluid तक नीडल को लेके जाएं और निकालें. सो ये मसला है ना. तो इसीलिए if somebody is expecting omphalocele, gastroschisis, bladder exostrophy और आपको AFP level स्टडी करना है, तो मदर ब्लड लिया जा सकता है from any peripheral vein and then the levels can be checked. Okay, अच्छा जी. AFP concentration decrease as for example in Down syndrome. So AFP is an important thing to study. और भी एक मार्कर यूज करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG. ये एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज होता है जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है. सो व्हेन द फीमेल इज एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी और वो अपना पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस करती है आफ्टर दैट परसेप्शन कि उसने प्रेग्नेंट होना है, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. मिसिंग menstrual cycle is the first thing to be noticed, and then it has to be checked in the laboratory. तो लेबॉर्ट्री में या यूरिनरी HCG लेवल चेक किया जाता है या बीटा HCG लेवल चेक किया जाता है ब्लड में. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज चेक्ड इन मदर सीरम. ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेसिव टेक्निक्स और एमनियोटिक फीटल फ्लूइड और ये सब चीज़ें ही निकाल के टेस्टिंग होती है. प्रीनेटल डायग्नोसिस में माँ का ब्लड लेके भी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल AFP, फॉर एग्जांपल HCG. ओके, राइट. नाउ नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग. इट इज़ नाउ पॉसिबल टू आइसोलेट फीटल सेल्स इन DNA फ्रॉम मैटरनल ब्लड. अब ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर आजकल प्रैक्टिस हो रहा है बाज़ जगहों पे, बट इसकी सक्सेस 100% नहीं है. ये ऐसे है कि देखो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, सपोज दिस इज द एम्ब्रियो, ये यूट्रस के अंदर है, तो कुछ सेल्स निकल के मदर सर्कुलेशन में आ जाते हैं. फिर आप वो मदर ब्लड लेकर उन सेल्स को आइसोलेट कर सकते हो, बट दैट्स नॉट वेरी वेरी कॉमन. उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे फीटल सेल्स मदर ब्लड में नहीं आते, इसीलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है. बहरहाल देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल जिनकी वजह से हम उन सेल्स को कैप्चर कर सकते हैं और फिर स्टडी कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स सच एज PCR, सच एज फिश. लेकिन उसके लिए आपको बेबी के सेल्स चाहिए, और वो बेबी के सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो मदर बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं. उनको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग सेल्स या सेल फ्री DNA. अब ये जो सेल फ्री DNA है, इट इज़ इन अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो आप हर तरह की क्रोमोसोमल स्टडी कर सकते हो इस सेल फ्री DNA पर. तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ दिस इज़ द मॉमी और इस मॉमी में यहाँ ये फीटस डेवलप हो रहा है, तो मॉमी के ब्लड आप ले रहे हैं, उस ब्लड में वो सेल्स ढूंढ रहे हैं जो फीटस से निकल के ब्लड में आए हैं. इन सेल्स से जो DNA निकलता है उसको हम कहते हैं सेल फ्री DNA. अब ये सेल फ्री DNA बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, यानी ऐसा तो होता नहीं है कि जो बेबी डेवलप हो रहा है ये भर भर के सेल निकाल के माँ के ब्लड में डाल रहा है. नो नो नो, ऐसा नहीं होता. बहुत कम सेल सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ आते हैं. अब उन थोड़े से सेल्स को आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम, फिर उसमें से DNA निकालना उससे मुश्किल काम, फिर उस DNA को स्टडी करना PCR से या फिश से. तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो रूटीनली हॉस्पिटल्स में नहीं होता, बट यहाँ बताने का मकसद ये है कि दिस इज़ अ रिसेंट थिंग जो कि हो भी सकती है. और अगर ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई तो फिर ज़रा सोचो, CVS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एमनियोसेंटेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी आपको एमनियोसेंटेसिस और CVS ये सब क्यों करना होता था? क्योंकि आपको बेबी के सेल्स चाहिए होते थे. अब अगर बेबी के सेल्स आपको मदर की ब्लड में ही मिल जाएं और ये टेक्निक आप कर सकें तो क्या ही अच्छा है, आपको ये सब इन्वेसिव टेक्निक्स नहीं करनी पड़ेंगी. सो दीज आर द लेटेस्ट नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स. एग्जाम में ये पूछते हैं और अगर आप यहाँ तक बता दें तो यू मे गेट डिस्टिंक्शन कि व्हाट आर द सेल फ्री DNA कॉन्सेप्ट. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ there are some briefly explained fetal therapies such as fetal transfusion. In case of fetal anemia produced by maternal antibodies or any other cause, blood transfusion of the fetus can be performed. Ultrasound is used to guide the insert the needle into the umbilical cord vein. यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन उस बच्चे में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो रहा है क्योंकि उसमें ब्लड कम हो गया बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, एंड दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डायरेक्टली इनटू द umbilical vessels. umbilical vein के अंदर इंसर्ट करते हैं नीडल, वहाँ ब्लड ट्रांसफर करते हैं ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करे. सो दिस इज कॉल्ड फीटल ट्रांसफ्यूजन. देन देयर इज फीटल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, फीटल कार्डियक एरिथमियाज, compromised thyroid functions and other medical problem is usually provided to the mother, and it reaches the fetal compartment after crossing the placenta. In some cases, however, agents may be administered to the fetus directly by intramuscular injection to the gluteal region
और वाया द अम्बिलिकल वेन. सो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यू हैव टू गिव ट्रीटमेंट कि बेबी की जो लाइफ है वो बच जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द बेबीज हार्ट हैज़ अंडरगॉन कार्डियक एरिथमियाज, तो अब आपको इमीडिएटली एंटी एरिथमिक एजेंट्स देने हैं जो बच्चे तक पहुँचें. सो दे कैन आइदर बी गिवन टू द मॉम, और वो प्लेसेंटा के थ्रू मॉम से क्रॉस करके बेबी तक आ जाएंगे, और यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट दैम इनटू बेबीज बॉडी. अब बेबीज बॉडी में डालने के लिए या तो अम्बिलिकल वेन में डाल दें, या बेबी के ग्लूटल रीजन में जो मसल्स डेवलप हुए हैं उसमें डाल दें. ऑल दिस हैज़ टू बी डन बाय अल्ट्रासाउंड. देखें, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस देना ज़रूरी है, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना यार. पता कैसे चलेगा? सपोज दिस इज़ द बैली ऑफ द मॉमी, और यहाँ पे ये यूट्रस है और उसके अंदर एक छोटा सा बेबी है. आप आंख बंद करके नीडल तो नहीं डालेंगे कि हाँ अब मेरा अंदाज़ा है कि मैं बेबी के ग्लूटल मसल ना बाबा ना. आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में आपको ऐसी इमेज नज़र आएगी, आपको पता है कि ओके दिस इज़ द बेबी, इफ़ दिस इज़ द हेड रीजन, दिस मस्ट बी द ग्लूटल रीजन, मुझे यहाँ नीडल डालनी है. तो देखते जाएंगे अल्ट्रासाउंड में और नीडल इंसर्ट करते जाएंगे. दैट्स द अप्रोच. इसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रीटमेंट. देन सो मच सो कि फीटल सर्जरीज हैव बीन परफॉर्म. आप देखें, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, दवाइयाँ दी जा सकती हैं बच्चे को, एंड नाउ द फीटल सर्जरी. Because of the advances in the ultrasound and surgical procedures, operations on fetuses have been performed. Possibly ये जो procedure है ये this is the future of a lot of birth defects, और ये भी advancing field है. There are two types of fetal surgeries. One is called open fetal surgery, whereby the uterus is actually exposed in the open directly onto the fetus, and there is another one which is called fetoscopic surgery. इसमें using a small incision through the mother's abdominal wall and uterus, the fetus is approached, और उसमें फिर जो भी सर्जिकल रिपेयर है वो करते हैं, सच एज हार्ट डिफेक्ट्स रिपेयर किए जा सकते हैं, न्यूरल ट्यूब्स रिपेयर की गई हैं, डायफ्रामेटिक हर्नियाज रिपेयर किए गए हैं. तो अब या तो आप पूरा जो ये मॉम्स की बॉडी है उसको ओपन कर दें, यूट्रस को ओपन कर दें और फीटस तक पहुँचें और सर्जरी करें, और बाद में दोबारा हर चीज़ को बंद कर दें. इसे कहते हैं ओपन फीटल सर्जरी. और फिर एक होती है जिसमें ओपन नहीं करते, छोटे छोटे पोर्ट्स डाल के, छोटे छोटे सुराख करके और उनसे सर्जरी करते हैं. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे लेप्रोडमी है. पेशेंट अगर एब्डोमेन, उसका पेशेंट इज़ लाइंग ऑन द टेबल और उसका पूरा एब्डोमेन आप ओपन कर देते हैं इंसीजन के जरिए, दिस इज़ कॉल्ड ओपन लेप्रोडमी. और अदरवाइज एक टेक्निक ये होती है कि उसमें छोटे छोटे होल्स, उसमें से कैमराज एंड पोर्ट्स अंदर डालते हैं, इसे कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. सो इसी तरह फीटस में भी है. देयर इज अ लेप्रोस्कोपिक फीटस सर्जरी व्हिच इज कॉल्ड फीटोस्कोपी सर्जरी, एंड द अदर वन इज कॉल्ड ओपन लेप्रोडमिक टाइप सर्जरी व्हिच इज ओपन फीटल सर्जरी. ओके, सो दैट्स द एडवांस थिंग. काफ़ी सारी सर्जरीज की गई हैं. द लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर रिगार्डिंग दिस सर्जरीज इज ऑब्वियसली प्री मेच्योर लेबर. क्योंकि आप इतने से छोटे चुन्ने मुन्ने एम्ब्रियो के साथ खेल रहे हो यार, तो प्री टर्म लेबर या इवन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है. Okay, stem cell transplantation and gene therapy, a very recent thing. Because of the fetus does not develop any immune competence before 18 weeks of gestation, it may be possible to transplant tissues or cells before this time. देखो ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम क्या होता है. ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि इफ़ दिस इज़ द पर्सन ए एंड दिस इज़ द पर्सन बी, और मुझे इस पर्सन से कोई चीज़ निकाल के इस पर्सन में डाल दी है, फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी. अब पर्सन बी के अपने इम्यून सेल्स हैं, इसकी अपनी इम्यून इसकी कॉम्पिटेंस है. तो जो चीज़ आप ए से निकाल के बी में डालोगे इट विल रिएक्ट, इसके इम्यून सेल रिएक्ट करेंगे, और इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट. जो चीज़ डाली है वो ग्राफ्ट है, और ये बंदा यानी पर्सन बी कैन रिजेक्ट द ग्राफ्ट बिकॉज इसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा. बिकॉज हर इंसान का इम्यून सिस्टम दूसरे इंसान की चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसे रिजेक्ट कर सकता है. अब बेबी में ये मसला नहीं होगा अगर आप ये ट्रांसप्लांटेशन का काम 18 वीक से पहले कर लें, क्योंकि 18 वीक से पहले इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट नहीं होता. तो बेबी कैन नॉट एक्चुअली रिकॉग्नाइज जब वो यूट्रस में होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ डाली गई है. ओके, सो एट दैट टाइम डिफरेंट हेमेरोपोइटिक स्टेम सेल्स एक्चुअली कैन बी इंजेक्टेड एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू द बेबी. जीन थेरेपी में ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं टू remedify some genetic disorders such as cystic fibrosis, such as Tay-Sachs disease. तो ये देखें एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि बेबी अभी अर्ली स्टेजेस में. सो फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि देयर इज़ अ केस फॉर एग्जांपल कि जिसमें दैट्स द मेल एंड हियर वी हैव द फीमेल, एंड द मेल एंड द फीमेल गॉट मैरिड एंड नाउ दे आर कंसीव्ड. तो प्रेग्नेंट हो गई ये फीमेल, और अब ये आते हैं आपके पास और कहते हैं भाई मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है सिस्टिक फाइब्रोसिस की. वो कहता है मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है. अब सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल
रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हो सकता है कि ये जो बच्चा इनका आगे फ्यूचर में होने वाला है, हो सकता है इसको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता करना है इस बच्चे को जो जाइगोट बना है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस इसमें रिप्रेजेंट होगी या नहीं होगी, यानी कि बच्चा डिजीज़ होगा या नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप CVS कर सकते हैं, आप अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड ले सकते हैं, आप एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप बेबी के क्रोमोसोम ले लेंगे, और या जो मैंने आपको बताया था सेल फ्री DNA, किसी भी तरीके से आप बेबी का सेल पकड़ेंगे, उसका क्रोमोसोम निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे, PCR करेंगे और पता लगाएंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं है। अब अगर ये सब कुछ शुरू में आपको पता चल जाता है तो व्हाट यू कैन डू कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट के लिए कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो इस बेबी में आप इंजेक्ट कर सकते हो, और वो इंजेक्ट कर सकते हो इस टेक्निक के जरिए विच इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। अब जब वो बेबी में आप डाल दोगे, सो देयर आर चांसेस कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इस बेबी में क्योर हो जाए। देयर आर चांसेस, 100% क्योर रिपोर्टेड नहीं है, बट देयर आर चांसेस। और बेस्ट टाइम कब है ये सब कुछ करने का? 18 हफ्ते से पहले पहले, क्योंकि 18 हफ्ते से पहले पहले अगर आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस को करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी कर ली तो कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिजेक्शन नहीं होगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर कि अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप डिजीज डायग्नोज भी कर सकते हो, उसको ट्रीट करने के लिए अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द बर्थ डिफेक्ट चैप्टर। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।